हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। यह प्लेटफॉर्म आपको जुडिशरी एग्जाम्स एंड अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कराएगा। साथ ही अगर आप अभी एलएलबी कर रहे हैं तो आपको यह चैनल उसमें भी मदद करेगा। गाइस, अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन हिट करें, जिससे कि आपको टाइमली पता चल जाए कि मैं वीडियो कब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सच अ बिग सपोर्ट। आप सब ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करके मेरी मदद करी है, मेरा मोटिवेशन बढ़ाया है। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने कम समय में इतने सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर आपको आज के लेक्चर का मोटिव बताना चाहती हूँ। यूजीसी नेट के लिए अब खाली 12 दिन रह गए हैं। यहाँ पर मैंने खुद फेस किया कि एलएलएम स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बात यह है कि एक्चुअली किसी को आइडिया भी नहीं था कि यूजीसी नेट अपनी डेट इतनी जल्दी डिक्लेयर कर देगा। सबको लगा था कि क्योंकि नीट और जेई का आप सबको मालूम होगा कि उसके बारे में कितनी ज़्यादा डिस्प्यूट्स कंट्रोवर्सीज हो रही थी, केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं, अब बच्चों का भविष्य हम उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने देखा पैनिक बहुत हो रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक होने लग गए। तो इसलिए जो सबसे पहली बात मैंने देखी वो है कि शुड आई गिव एग्जाम और नॉट, आई एम कंफ्यूज्ड। मुझसे बहुत लोगों ने कहा यार कोविड का टाइम है और क्या करें, एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैंने जो उनसे भी कहा वही मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि नो डाउट कई लोगों के दिमाग में चीज होगी। सबसे बड़ा कारण इसके लिए जो है वो है कोरोना। ठीक है, नो डाउट सब कोरोना से डरे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन आप हमें एक चीज बताइए, इस चीज को 6 महीने हो गए हैं, और अगर आपको कोरोना से डर था या आप कोरोना को सच में काफी सीरियस लेके चल रहे थे, तो आपने इस दौरान अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दिया होगा। आपने आयुष मिनिस्ट्री की सारी गाइडलाइंस फॉलो करी होंगी, आपने काढ़ा पिया होगा, आपने योगा किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दैट केस तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो ही गया होगा, तो आपको तो डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके लिए कोविड एक मजाक था, सिर्फ आप घर पे बैठ के क्वारंटीन हो गए हैं और आपको लगता है बस ठीक है, क्वारंटीन होने से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हेल्थ वाइज हमें कुछ नहीं ध्यान देना चाहिए, तो इन दैट केस तो आपको अभी भी नहीं डरना चाहिए। समझ में मुझे ये आ रहा है कि आज पूरा देश तो बैठा नहीं हुआ है घर पे, लोग निकल रहे हैं, और अगर लोग निकल रहे हैं तो वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा अगर उसको पहुंचना होगा। आप आज की डेट में आपके घर, अगर आप सब्जी और अगर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि आप अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो भी मुझको ये लगता है कि आप तक पहुंचने का कोई ना कोई जरिया अभी भी है। आप इतना ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे उसको। और जहाँ तक है एसिम्प्टोमेटिक जो चल रहा है, तो शायद हम में से कितने लोग उसको लेके घूम भी रहे हों, कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे जो लगता है, प्लस एनटीए है, एनटीए करवाता है नेट, तो हमने अभी जेई के एग्जाम में देखा भी कि एनटीए की फैसिलिटीज बहुत ही औसम थी। मैं बहुत इम्प्रेस हुई उस चीज़ से। तो मुझको नहीं लगता है कि आपको सिर्फ कोविड की वजह से एग्जाम नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल प्रिकॉशन लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप प्रिकॉशन मत लीजिए, आप कोविड को किनारे रख दीजिए, बिल्कुल आप थॉट मत, नहीं, वो एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस पे आप बिलीव करिए, बट अब आप उसके साथ जीना सीखिए। आप स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो यही यंगस्टर्स की है, हम पढ़ने वाले उसमें भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाले हम लोग हैं। तो हम कब तक इस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे? ये चीज़ 1 या 2 महीने में नहीं जाएगी, ये भी रहेगी, और आपको इसके साथ ही रहना पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि ये सब चीज़ें कब खत्म होंगी। तो आज आपको लग रहा है कि नहीं, लाइफ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन कल आप फिर से रिग्रेट करेंगे और आपको ये लगेगा कि नहीं यार, उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा बहुत उठ जाता, ये मैं डिसीजन ले लेता, तो शायद मेरे लिए अच्छा होता। अभी आप ज़्यादा दूर क्यों जाएं? इनफैक्ट आप अभी नेट का एग्जाम हो जाए अभी, और उसके बाद रिजल्ट आए, आप क्वेश्चन पेपर देख के सॉल्व करने बैठेंगे, तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे तो दे देना चाहिए था पेपर, कोई पेपर इतना टफ तो था नहीं, और यार बस 3 घंटे की तो बात थी। तो ये सब रिग्रेट्स ना रह जाएं।
इस वजह से आप प्रॉपर मास्क पहन के जाइए, आप अपना सैनिटाइजर रखिए। वहाँ पे मैंने तो सुना कि वो लोग भी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो है आप अपना पानी रखिए, काफ़ी चीज़ें और जो आप हैंडल कर सकते हैं वो सब करिए। बाकी वहाँ पे आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जब एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को एग्जाम करवाने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हैं तो हम आपको आइसोलेट करके एग्जाम करवाएंगे। तो अगर वो आपके एग्जाम को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप अपने एग्जाम को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देंगे भाई? तो मेरे हिसाब से तो ये है कि किसी को कोविड के चलते नहीं रुकना चाहिए। अब आपको निकलना जरूरी है, अब आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि सारे एग्जाम्स अब होंगे। आप कब तक बैठे रहेंगे? ये यहाँ पर बात खत्म होती है इस बारे में। दूसरी चीज आती है एलिजिबिलिटी की। तो क्योंकि अब पेपर भाई 12 दिन बाकी रह गए हैं, मैं ज्यादा कुछ तो इस पेपर के बारे में पढ़ाई के लिए तो मैं नहीं बता सकती हूँ फिलहाल, लेकिन हाँ 12 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो वो चीज है। प्लस एलिजिबिलिटी की भी बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि अब एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बात क्यों कर रही हूँ। द थिंग इज कि यहाँ पर अभी शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि हम नेट दे कब सकते हैं। तो ये वाली लाइन मैं चाहती हूँ कि आप इस पे ध्यान दें कि candidates who are pursuing the master's degree or equivalent courses, or candidates who have appeared for their qualifying master's degree final year examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examinations have been delayed may also apply for this test। ठीक है, ये तो उनके लिए हो गई जो मास्टर्स डिग्री अभी परसू कर रहे हैं और जो अपीयर हो चुके हैं या फिर वो फाइनल ईयर में है। नीचे देखिए, सच कैंडिडेट्स आप मस्ट कंप्लीट, मतलब यहाँ पर आपको अपनी मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years कंप्लीट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द नेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, फेलिंग विच दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका नेट रिजल्ट, आप नेट के लिए क्वालिफाई हुए हो, उसके 2 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसलिए अब ये चीज चेंज हो गई है। पहले खाली फाइनल ईयर वाले दे सकते थे, लेकिन अब हम अगर 2 साल का पीजी है तो फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 6 महीना उनका जब बीत जाता है उसके बाद दिसंबर तक आ जाता है यूजीसी नेट। तो जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने जुलाई में एडमिशन लिया, फिर दिसंबर वाला जो नेट होता है वो मैंने भर दिया और मेरा वो क्वालिफाई हो गया। तो अब रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, जैसे 31 दिसंबर 2019 को रिजल्ट आया, तो अब 31 दिसंबर 2021 तक वो मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है। तो उसके टाइम पीरियड के अंदर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अब आपकी ये एलिजिबिलिटी चेंज हो चुकी है। तो प्लीज जिनको ना पता हो, या काफी मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो रह गए थे, नहीं भर पाए थे, क्योंकि एक होता है ना अफवाह जो फैल जाती है, बस आदमी उसी पे विश्वास करता है, लेकिन वो कभी नोटिफिकेशन वगैरह खोल के खुद पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। तो ये चीज मैं नहीं बता दूं जिनको नहीं मालूम है। आगे अगर हम बात करें तो सिलेबस के बारे में एज सच मैं कुछ बात करूंगी नहीं इतना ज्यादा डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले बता दूं कि 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक तो पेपर होता है जो सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है, वो होता है, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और जिसका सिलेबस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब कि 100 नंबर का होता है। दूसरे पेपर में, लॉ के पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब बेसिकली ऑल ओवर टोटल की बात करें तो 300 मार्क्स के आपके 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम पेपर 1 की अगर बात करें तो हमको यहाँ पर 10 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, और पेपर 2 में भी हमको 10 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। मैं एक्चुअली जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको अभी इतने टाइम पीरियड में किस पे ध्यान देना है। तो वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इसलिए लगाने को मैं बोल रही हूँ क्योंकि अब आप अगर सोचे कि मैं पूरा सिलेबस लेके पढ़ने बैठ जाऊं तो वो आपके लिए नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, समथिंग इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनफैक्ट आप क्वेश्चन पेपर्स भी अभी लगाने आप बैठेंगे ना, तो आप 12 दिन में अगर आप 6 पेपर भी लगा लेना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूजीसी नेट इज समथिंग नॉट वेरी इजी। अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी के क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड,
बट यूजीसी नेट ऐसी चीज़ है जो बहुत ही डीप स्टडी डिमांड करता है। आपको हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये नहीं है कि आपने वन वर्ड में याद कर लिया कि हाँ भाई ये सेक्शन में ये लिखा हुआ है तो ये हो गया, नहीं। आपको वो पूरा सेक्शन पता होना चाहिए, आपको उस सेक्शन पे लीडिंग केस पता होना चाहिए, वो लीडिंग केस किस ईयर में आया है आपको ये भी पता होना चाहिए, प्लस वो उसके आगे और पीछे कौन से केसेस रहे हैं आपको वो भी मालूम होना चाहिए। इतनी डीप में क्यों? क्योंकि मैंने जो नोटिस किया कि सबसे ज्यादा आपके अगर इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो वो आते हैं रीजन एंड असर्शन वाले। ठीक है, आपको इसमें रीजन एंड असर्शन वाले मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे जो तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, और एक होता है आपका मैच द कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या होगा, क्रोनोलॉजी भी बहुत टफ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक मैच हो गया तो आप फिर सारे कर लेंगे, नहीं, बहुत ज्यादा टेक्निकल करते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग में केसेस रख देंगे कि हाँ इस साल से इस केस को मैच करो, कौन से ईयर में आए थे, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी चीज, नेट में बहुत ही प्रोमिनेंट केसेस नहीं पूछे जाते हैं, लीडिंग केसेस नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे केसेस पूछे जाएंगे जो शायद आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन के दौरान कभी पढ़े ही नहीं होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जजमेंट्स के स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। तो अब जजमेंट्स तो आप कहेंगे हम बैठ के पढ़ते भी नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं देना है। देखिए, लॉन्ग स्टडी ठीक है, अच्छी बात है, शॉर्टकट स्टडी का अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। कंपटीशन हमेशा स्मार्ट स्टडी से निकलता है, वो आपको करना है। यहाँ पर आपको कोई 100% लाके आपको टॉप नहीं करना है। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसका भाई मतलब भर का कट ऑफ मेरा आ गया, अब मैंने इसको पास कर लिया, मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट है, जेआरएफ का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही नॉर्मल सा सेक्शन होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड की मैं बात करूं और मैं कुछ चीज़ों की बता रही हूँ। इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये तीनों, एंड कम्युनिकेशन वाला हो गया। ये तीनों तो आप क्वेश्चन लगाते लगाते ही आपको आ जाएगा कि ये क्या कहता है। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, कई सारे ऐप्स आते हैं, आप वो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, वो क्वेश्चंस लगाते रहिए उठते बैठते, कभी भी जरूरी नहीं है स्पेशली आप इसके लिए बैठ रहे हैं, वो सब आप सॉल्व कर लेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ईजी होता है, वो आप उस टाइम पे कर लेंगे। कम्युनिकेशन मैंने बता ही दिया। डीआई की बात करूं और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं और मैथमेटिक्स की बात अगर करूं मैं, ये क्वेश्चंस में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बैठ के टॉपिक अब लगाने ना बैठिए, आप क्वेश्चंस ही लगाइए। इससे लगाते लगाते आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि बहुत डिटेल सिलेबस देता है। आप अगर सिलेबस देख के डर रहे हैं ना, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि सिलेबस की एक एक डिटेल भी तो दे रखी है। अगर आप डरेंगे खाली तो अब भाई छोटा सा लिख दें, बस ये जो हेड्स हैं 10 वो लिख देते हैं। अब आपको क्या पता टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या वो पूछने को रेडी बैठे हैं, आपसे रिसर्च में वो क्या पूछ रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप कौन कौन सा टॉपिक तैयार करिए। तो आपको इनको ध्यान में रखते हुए करना है। फिर आईसीटी, बहुत ही कॉमन बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस। बेसिक कंप्यूटर, अगर आप ट्रिपल सी हैं, आपने ओ लेवल कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही इजी है। बाकी भी ट्रिपल सी जैसे बेसिक पेपर होता है उसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड बहुत कॉमन होता है, प्लस ये एनवायरनमेंट वाला पोर्शन अगर आपने एनवायरमेंटल लॉ अच्छे से कवर किया होगा तो ये भी कवर हो जाता है। बहुत नॉर्मल नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका ये, हाँ, आपके ये जो सोलर और विंड वाले हैं इन सब में पूछा जाता है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, कितना किलोवाट वगैरह यूज किया जाएगा। और ये आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, सारी समिट्स और प्रोटोकॉल पता होनी चाहिए, कौन से ईयर में हुई है, कब हुई है और इनका थीम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पार्ट कवर कर लिया तो आई गेस 5 में से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेट है, हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 में से आपके 3 तो इससे कवर हो ही जाने हैं। उसके अलावा जो मैं कहूँ कि हायर एजुकेशन सिस्टम, ये थोड़ा टेक्निकल पड़ जाता है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो वो भी अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसी वक्त उस क्वेश्चन को प्रॉपर समझ के आप उससे याद कर सकते हैं। अच्छा, इनका 5-5 का फिक्स रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कभी 5 में से हो सकता है 3 दे दें, उधर 8 पूछ लें, नहीं, ये हमेशा इनका फिक्स होता है। ये 5-5 हर सेक्शन से पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप अपना फोर्टे देखिए, आप कहाँ से नंबर उठा सकते हैं, आप उस हिसाब से करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें आप 50 में से 40 तक खींच ले जाते हैं तो आपको लॉ में इजी हो जाता है, क्योंकि लॉ का पेपर टफ होता है। तो इसमें आप जितने नंबर उठा लेंगे वो आपकी कट ऑफ क्लियर करेगा।
नेट की लॉ की सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड इसके अलावा जो लास्ट होता है कंपैरेटिव पब्लिक एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आप इसको एक पेपर मान सकते हैं क्योंकि इसमें इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। दूसरा जो आपको ध्यान देने वाला पेपर होता है वो आपका होता है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये हो गया। जूरिस्प्रूडेंस में आपसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इनफैक्ट पैसेज लास्ट में 2 पैसेज पूछी जाती हैं, उन वो आपको रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे और उसी में से आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे। ज़रूरी नहीं है आप वो पैसेज पढ़ें अगर आपके पास टाइम की कमी है, क्योंकि पेपर छूटता है, क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करने होता है। पहले सेक्शन डिवाइड रहता था, अब नहीं है, आपको उसी 3 घंटे में अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड करना है और आपको करना है। तो अगर आपका पेपर छूटने लगे तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको लगता है आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे, क्योंकि ये अनसीन पैसेज कोई नहीं है। ये ऐसा पैसेज है जो आपको बस एक रेफरेंस के लिए दे रखा है, बाकी उससे क्वेश्चन रिलेटेड होते नहीं है। तो लास्ट में जो लॉ में पैसेजेस होते हैं, आप कोशिश करिए पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आता है PIL एंड IHL, तो इसमें है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड PIL के होते हैं। तो हाँ, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बल्कि इनफैक्ट काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। UN आप ज़रूर अच्छे से कर ले, उसके ऑर्गन्स कर ले, सोर्सेज के बारे में आपको मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन से टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, अगेन जो चीज़ मैंने एनवायरनमेंट में बोली, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स इनका फेवरेट है, तो इससे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। लॉ ऑफ क्राइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अच्छी बात यह है कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने LLB में अपने ढंग से IPC पढ़ रखी है या अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ा है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, आप कर लेंगे। और कोशिश करिए आप ये पहले ये सारे कवर कर लीजिए टॉपिक्स, इनका रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो अपने हिसाब से और लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, जैसे कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर वगैरह इसमें हाँ ह्यूमन बॉडी में है, तो आपको लगे जो टॉपिक छूट रहा है और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर भी एक बार नज़र डाल सकते हैं। टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन थोड़ा टफ आ जाता है। टॉर्ट्स में होता है कि केसेस का बहुत ज़्यादा ईयर वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछते हैं, और बाकी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और उसके अलावा IP है और IT है, इन सब के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि होता क्या है, इनमें आपको ज़्यादा सरदर्द करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक और, हाँ, ये कमर्शियल वाला जो पोर्शन है, कमर्शियल वाला पोर्शन, कमर्शियल में कॉन्ट्रैक्ट तो आप पढ़िए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो पार्टनरशिप है, कंपनी लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है, और उसी तरह IT एक्ट उधर हो गया और IP हो गया, तो इसमें भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे। आपका PYQ से ही भला होगा नेट के पेपर में, आप ये सोच लीजिए। और इनफैक्ट जब आपका टाइम कम हो तो आप उसी से ही सब कर पाएंगे। फिलहाल आप अभी डिटेल में पढ़ने की तो बिल्कुल मत सोचिएगा। और हाँ, जब आपका पेपर हो जाए तो आप पढ़िए अच्छे से, क्यों? क्योंकि दिसंबर में, अभी फिर दिसंबर या जनवरी में फिर अगला होगा, तो अगर आप अभी नहीं भी देने के प्लान में हैं या आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अभी से भी पढ़ेंगे ना, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। आप जनवरी वाला भी अगर आपको देना है और आपको क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी कैसे क्या किया जाए। रही बात फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका सोर्सेज बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमने देखा वो एडॉप्शन गार्जियनशिप एक्नॉलेजमेंट के सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप इसके सेक्शन ज़रूर पढ़ लीजिए, इसको बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, डिवोर्स वाले आपके थोड़े डिवोर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आप अपने हिसाब से, बाकी तो आप थ्योरी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अच्छा, एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट का मैं बता चुकी, इसमें भी वही चीज़ है, आपको जो ये इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है और उसके अलावा जो आपको कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स देखने को मिलती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल से, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट के लिए चीज़ें दे रखी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही सिलेबस में था। इसके रेफरेंस में जितना मैं बता सकती थी कि आप 12 डेज में कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेजर चीज़ जो है, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको क्वेश्चन सारे करके आने हैं, आपको क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। आप उसी वक्त आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे आप उसको मार्क कर दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं लौट के आऊँगा तब मैं इसको टिक करूँगा, तब मैं सोचूंगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं इस पेपर को देने के लिए इसलिए एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि इस पेपर का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बैठ के भले कितनी बातें बोल दूँ, लेकिन आप अगर एक बार भी ये पेपर देने नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये पेपर होता कैसा है।
मेरा सर दर्द होने लगा था इस पेपर को अटेंड करने में, इतना ज़्यादा ये मेंटल एक्सरसाइज मांगता है। तो इसलिए आपको 3 घंटा ऑनलाइन मोड पर बैठ के जब आप अपनी आँख गड़ाएँगे ना इस पेपर में, तब आपको इस एग्ज़ाम की वैल्यू पता चलेगी। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी जिनको देना ही है वो 12 दिन रिवीजन करिए, जिनको नहीं देना है वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी में आप दे सकते हैं और आराम से आपका क्लियर हो सकता है। और उसके अलावा इतना ही मुझे फ़िलहाल आज के लिए इतना ही कहना था। हाँ, कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, जो मैं चीज़ भूल रही थी, तो कट ऑफ में ये है कि 2019 दिसंबर में अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई थी 57.33%। परसेंटेज में जाती है कट ऑफ। अब 57.33% का मतलब ये हुआ कि आपको 172 मार्क्स मिले हैं 300 में से अप्रॉक्स, ठीक है, 172 मिले हैं 300 में से। इसका मतलब आपके अप्रॉक्स 86 क्वेश्चंस सही होने चाहिए या हुए थे पिछली बार जो कट ऑफ थी। मतलब 86 से ऊपर आपको क्वेश्चन सही करने हैं। अब 86 को अगर हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो आप मान लीजिए अगर आप पहले सेक्शन में 50 में से 40 स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कैसे स्कोर होगा, लेकिन अगर आप 5-5 के बारे में सोचे ना, एक दिन पहले आपको यही प्लान करना है कि पहले मैंने 5 क्वेश्चन टीचिंग के कर लेने हैं सही, 5 मैंने रिसर्च के कर लिए, 5 मैंने मैथ्स के सॉल्व कर लिए, डीआई के सॉल्व कर लिए, रीजनिंग के कर लिए। कुछ सेक्शन तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आप सही कर चुके हैं। डीआई हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, आपको तो इसके आंसर्स वहीं पे मिल जाएंगे, आपको अंदाजा उसी से लग जाएगा। हायर एजुकेशन थोड़ा टफ हो जाता है, तो एक आध सेक्शन अगर हम छोड़ दें, मतलब 10 क्वेश्चन हम मान लें अगर आप गलत करते हैं या फिर आप नहीं आता है आपको, तो 40 मार्क्स आप वहाँ आराम से ला सकते हैं। तो अगर वो आप ले आएंगे तो आपको इधर 100 में से खाली 46, मतलब 50 में से 40 क्वेश्चन अगर उधर सही करते हैं तो आपको इधर खाली 100 में से 46 क्वेश्चंस आपको सही करने रहेंगे, क्योंकि लॉ को आप लाइटली ना लेना। इधर आप मेहनत करोगे पेपर 1 में तो वो आपका वर्थेड है, बट लॉ वाले एग्जाम में यू नेवर नो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो एक सागर है। तो यहाँ पे आप जितना पढ़ाई करोगे वो उसी हिसाब से यूजफुल होगा। तो इसलिए, और जेआरएफ की जो बात हम करते हैं तो इसमें डिफरेंस आ जाता है परसेंटेज का। जैसे वहाँ पे नेट के लिए 57.33 गई अनरिजर्व्ड के लिए, तो जेआरएफ के लिए गई थी 64.67%। अब उसका मतलब कि आपने 194 नंबर अप्रॉक्स वहाँ पे स्कोर मतलब आपका हुआ है। इसका मतलब 97 क्वेश्चंस आपके लगभग सही रहे होंगे। अब 97 के हिसाब से आप फिर समझ सकते हैं, वहाँ तो आप 40 से ऊपर तो मत सोचिए, फिर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और अच्छी बात है अगर आप 50 में 50 भी ले आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर वहाँ 50 में 40 सोच रहे हैं तो फिर आपको इधर बढ़ाना पड़ेगा, फिर इधर 100 में से बढ़ाना पड़ेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। और गाइस, मेरे चैनल पे व्यूज़ तो बहुत सारे आए हैं, बट सब्सक्राइब कम हुआ है, आई डोंट नो क्यों। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि शायद ये बहुत लोगों के लिए वर्थफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।